हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, लगभग 70,000 के करीब वैकेंसीज हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट है एसएसटी। क्या उनका सब्जेक्ट एसएसटी है? और उस एसएसटी के लिए आप सभी को पता है कि हमें पॉलिटी भी पढ़नी है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है। ठीक है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है और हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है और ईवीएस भी पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगा और पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करा लूँगा। ठीक, उसके बाद मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कराऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एकदम सिलेबस और टॉपिक वाइज, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें करा दूंगा। बस आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उसी को हम लेंगे। तो चलिए बारी बारी से कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो जो संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का क्यों निर्णय लिया गया, रीजन क्या था? तो इसका रीजन ये था कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाता है। यह एक शुभ दिन था, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में क्या शामिल है? 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूचियां, बिल्कुल गलत। 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 सूचियां, बिल्कुल गलत। 381 अनुच्छेद 23 भाग 8 सूचियां, गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 सूचियां हैं। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरी क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में है, ठीक है, भारतीय संविधान में क्या क्या है? तो 300 आर्टिकल्स नहीं, 350 आर्टिकल्स नहीं, 500 आर्टिकल्स नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 450 आर्टिकल। ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिलान करें, तो मिलान का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो जो संघी सूची है किसमें आती है? ये संघी सूची हमारी आती है किसमें? तो ये आती है 97 प्रविष्टियां हैं संघी सूची में हमारी। ठीक है, राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो हो जाएगा 66 प्रविष्टियां हैं। ठीक है, वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में हैं कितने हैं 47 प्रविष्टियां। ठीक है, तो आई होप सो इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग समझ में आ गया होगा। तो ये पूछा गया था कि संघी सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, तो संघी सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। वहीं राज्य सूची की बात करें तो 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची की बात करें तो 47 प्रविष्टियां हैं। ठीक है, अब 5वें क्वेश्चन पे आ गए। निम्न शब्दों पर विचार करें। ठीक है, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, समाजवादी। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो शब्दों को क्रम के अनुसार देना है। तो विचारानुसार क्रम की बात करें तो समाजवादी। ठीक है, पहले आएगा समाजवादी आएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा कि पहले सी आएगा, सार्वभौमिक आएगा, फिर ए आएगा, समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा, फिर प्रजातांत्रिक आएगा। तो ठीक है, पहले क्या आएगा? पहले आएगा सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद आएगा समाजवादी आएगा, उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष आएगा, उसके बाद प्रजातांत्रिक आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान का जो संविधान प्रस्तावना था उसमें समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, न कि 44वें, न कि 74वें, न तो 46वें। तो कौन से? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। एक 7th पे, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो जैसे कोई भी नया राज्य बनाना है तो कौन सा संविधान संशोधन, कैसा बहुमत चाहिए? तो उसमें न तो 2/3 चाहिए, न तो 3/4 चाहिए, न तो 2/3 आधे राज्यों को समर्थन चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण। ठीक है, साधारण बहुमत चाहिए होता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है
परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि ऐसे मौलिक अधिकारों का चयन करना है हमें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कि न कि गैर नागरिकों को। तो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त हैं? तो इसमें से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। वहीं बात करें तो अल्पसंख्यकों के अधिकार, यही दो प्राप्त हैं। बाकी कानून के समक्ष समता, ठीक है, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। वहीं चौथे की बात करें जीवन और स्वतंत्रता का आरक्षण, ये भी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिक को मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। ठीक है, तो क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। ठीक है, तब अब आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010। कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जब संशोधन करा गया तो कब जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार? 1 अप्रैल 2010 को, न कि 1 2010 को, न तो 1 दिसंबर 2010 को, न तो 1 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा अधिकार है? काम का अधिकार? नहीं, बिल्कुल नहीं, काम का अधिकार भी नहीं है। मकान का अधिकार? बिल्कुल नहीं। शिक्षा का अधिकार? बिल्कुल नहीं। सूचना का अधिकार? तो ये क्या है? मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों के निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो आइए इसको कवर करते हैं। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, तो ये सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे बात करें समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। छोटे परिवार का मानदंड गलत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, वहीं दूसरा समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये न तो 42वें संविधान संशोधन, न तो 15वें संविधान संशोधन, न तो 46वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं मंत्रियों के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, तो उनका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होगा प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो श्रीमती जो प्रतिभा पाटिल हैं उनका भारतीय गणतंत्र के रूप राष्ट्रपति के रूप में 12वां था। ठीक है, तो अब आप करंट का क्वेश्चन था ये, तो आप करंट से इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जो एक संसद है, एक विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब भी कोई अधिनियम है संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सा कार्य होता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है? बिल्कुल नहीं। जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे उनका पूछा था प्रतिभा पाटिल का, तो यहाँ पे पूछ लिया उपराष्ट्रपति का क्रमांक। ठीक है, हामिद अंसारी का तो 12वां है। ठीक है, न तो 10वां है, न तो 11वां है, न तो 13वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति होती है उसका प्रधान कौन होता है? न तो गृह मंत्री होता है, न तो राष्ट्रपति होता है, न तो उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन होता है? न तो उपराष्ट्रपति होता है,
न तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, न तो चुनाव आयुक्त होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट हो जाए अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऐसा होता है कि जो ऐसा अधिकारी होता है कि भारतीय अधिकारी वो भारत सरकार का सदस्य होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति तो नहीं ले सकता। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं ले सकता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी नहीं ले सकता। तो इसका होगा राइट आंसर महान्यायवादी, ठीक है। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कौन ले सकता है? महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 2 माह। तो अगर एमपी की सीट को अगर रिक्त घोषित कर दिया जाता है, मतलब खाली घोषित कर दिया जाएगा अगर 2 महीने से ज्यादा अनुपस्थित रहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह, न कि 6 माह, न तो 3 माह, न तो 1 वर्ष, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में कितने होते हैं? तो आइए देखते हैं। 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वहीं नेक्स्ट है गलत है ये। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नहीं, 250 सदस्य बिल्कुल। पहले राज्यसभा में कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया है, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 24 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय ही नहीं है ये, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा कभी समाप्ति नहीं होती, भंग ही नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएंगे। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का? बिल्कुल नहीं। विधान परिषद का? बिल्कुल नहीं। विधानसभा का? बिल्कुल नहीं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं सही है। अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, रिपीट होते हैं बहुत। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है? बिल्कुल नहीं, सही है ये बात, ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में? बिल्कुल नहीं, धन विधेयक की शुरुआत जो होती है लोकसभा में होती है, ठीक है। ये तो गलत हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसीलिए, ठीक है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में? गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त सत्र में? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। लेखानुदान बना है, लेखानुदान माय डियर फ्रेंड्स, लेखानुदान बना है किसके लिए बना है? क की रिपोर्ट पर मतदान के लिए लेखानुदान? बिल्कुल नहीं। बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। डी है बजट के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है, तो ठीक है। क्योंकि जब बजट डिक्लेयर होता है तो बट उसमें टाइम लगता है, तो क्या होता है कि उसको पूरा करने के लिए उसमें समय लगता है, तो जिसकी वजह से इस कितनी पैसे किसको जरूरत हो जाए उस समय, तो इसको बांटने के लिए इसका उसको बनाते हैं लेखानुदान को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को? नहीं। लोकसभा के स्पीकर को? यस, बिल्कुल राइट सब है। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है वो लोकसभा के स्पीकर को सबमिट करती है, ना कुछ संसदीय मामलों के मंत्री को, ना तो भारत के राष्ट्रपति को। तो आई होप सो ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। बीपीएससी में क्लास 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो क्लास 6 to 8 जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं पूरी सिलेबस कराऊंगा और बहुत फास्ट तरीके से। बस टोटली डिपेंड करेगा कि आप लोग इस चैनल को कितना प्यार दे रहे हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहले पहुँचे। मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा सिलेबस, बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे टॉप 3 क्वेश्चन के साथ। ज्योग्राफी या हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।